हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का यह 10वां अध्याय, जीवों में श्वसन। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन में जो है श्वसन की क्या भूमिका है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है, लिखा गया है कि बुझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए मतलब उत्सुक है। उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। इसीलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बुझो ने बताया कि वह घर से दौड़ते दौड़ता हुआ आया है। ठीक, उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बोझों के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा गया, हम श्वसन क्यों करते हैं, हम सांस क्यों लेते हैं। तो आपने अध्याय 2 में पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं। क्या होते हैं? इन्हें कोशिका कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? कोशिका। जो सभी सूक्ष्म जीव जो हैं सभी जीव जो हैं सूक्ष्म इकाई से बना हुआ है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है, जिसको हम कोशिका कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचना और क्रियात्मक इकाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोशिका क्या है? सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये क्या होती है? सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछे गए हैं। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती रहती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका को क्या चाहिए? तो ऊर्जा चाहिए कार्य करने के लिए। यहाँ तक कि हमें खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता-पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने की आग्रह क्यों करते हैं? तो यही कारण है जो आपकी ऊर्जा बनी रही और आप जो है अच्छी तरह से कार्य कर सकें। इसीलिए भोजन की जो है माता-पिता आपको आग्रह करते हैं। भोजन में संचित ऊर्जा शोषण के समय निर्मुक्त होती है। शोषण के समय क्या होती है? निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। क्या करते हैं? सांस द्वारा वायु को क्या करते हैं? शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होता है, फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालते हैं। और यह जो होता है, इस वायु में सांस द्वारा जो अंदर ली गई वायु है, वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? तो अधिक होती है। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और यह मात्रा क्या है? अधिक है। ठीक? अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को श्वास द्वारा अंदर लेते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। ये ऑक्सीजन जो है सभी शरीर के सभी भागों में जाती है। और कोशिका में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कोशिका के जो हैं कोशिकाओं में ऑक्सीजन क्या करता है? तो भोजन को विखंडन करने में सहायता करता है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है और इसी के क्रम में जो है ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय शोषण कहते हैं और यही कोशिकीय शोषण कहलाता है। जो कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रिया में ऊर्जा प्राप्त होता है, मुक्त होता है, इसे ही कोशिकीय शोषण कहते हैं। सभी जीवों में कोशिकाओं में कोशिकीय शोषण होता है और ये सभी जीवों में होता है। कोशिकीय शोषण जो है सभी जीवों में होता है। आगे है, कोशिका के अंदर भोजन मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाते हैं। कोशिका के अंदर क्या होता है? तो भोजन जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित
हो जाता है। जब जो है ग्लूकोज़ का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, जब ग्लूकोज़ का विखंडन जो है ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, तो वह वायवीय श्वसन करा जिसमें ऑक्सीजन के द्वारा विखंडन हो रहा है, वो क्या होगा? वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है और यह प्रक्रम जो है अवायवीय श्वसन कहलाता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित भोजन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? तो वायवीय हो जाएगा और ग्लूकोज़ का विखंडन जब हो रहा है जब ग्लूकोज़ का विखंडन जो है भोजन का विखंडन जो है बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, उपस्थिति में हो, बिना ऑक्सीजन नहीं है उसमें, उस वो क्या हो जाएगा? अवायवीय श्वसन कहलाएगा। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, भोजन के विखंडन से क्या होती है? ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऑक्सीजन यहाँ पर देख सकते हैं ग्लूकोज़ उसकी न बात क्या है तो ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन की यहाँ पर उपस्थिति और क्या बनेगा इससे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा ये तीनों इसमें आपको बनता हुआ मिलेगा। ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये दोनों होंगे तो बनेगा क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक? संभवतः आपको मालूम होगा कि इष्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय शोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इष्ट जो है बिना अवायवीय जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे अवायवीय जीव भी कहा जाता है। ठीक? ऑक्सीजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी नहीं रहेगी तो इसमें जो है ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित होता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति यहाँ पर है तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का यहाँ पर बन रहा है। ठीक? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आगे यहाँ पर देख सकते हैं इष्ट क्या है तो इष्ट एक कोशिकीय जीव है। इष्ट एक कोशिकीय जीव है और इष्ट अवायवीय रूप से श्वसन करता है। इसमें ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति रहती है तो ये शोषण करता है। इस प्रक्रम के समय अल्कोहल निर्मित होता है और अतः इनका उपयोग शराब मतलब वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। इष्ट का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। यह कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव हैं और जब ये श्वसन करते हैं तो इस प्रक्रिया में अल्कोहल निर्मित होता है। आगे हमारी पेशी कोशिकाओं भी अवायवीय रूप से शोषण कर सकती है अवायवीय रूप से शोषण कर सकती है लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक हो सकता है वास्तव में यह प्रक्रम उस समय तक होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी होती जाती है जब अस्थायी रूप से ऑक्सीजन की कमी होगी तब अवायवीय रूप से शोषण कोशिका कर सकता है थोड़ी ही समय के लिए बहुत देर तक व्यायाम करने, तेज़ी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वज़न उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की क्या है ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है और ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय शोषण द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करता है और यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन अतिरिक्त ऊर्जा को पूरी को मांग करता है जो अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए वो कौन पूरा करता है तो ये पेशी कोशिकाएं पूरा करता है जो कि आप ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो ये पूरा कर देता है और वायवीय श्वसन द्वारा यह पूरा कर देता है और यहाँ पर देख सकते हैं ग्लूकोज है पेशी में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में और उसके बाद देखिए लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनाता है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण यहाँ पर होता है उसी प्रकार यहाँ पर अल्कोहल का निर्माण हो रहा था ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का निर्माण हो रहा था आगे है क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों हो जाती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियाँ अवायवीय रूप से शोषण करती है। जब अवायवीय रूप से शोषण करता है उसी वक़्त आपको दर्द होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज़ की आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आपको दर्द होता है तब क्या बनता है? तो लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये किस प्रकार से होता है ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से आंशिक जब विखंडन होगा ग्लूकोज का तब ये बनता है कौन तो लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड लैक्टिक अम्ल का
संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन जो है पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है, तो लैक्टिक अम्ल के द्वारा ये ऐंठन उत्पन्न होता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से क्या मिलता है? आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? तो गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचलन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और इसी कारण जो है ऑक्सीजन वहाँ पर मिल जाता है और वह दर्द छूटने लगता है, आराम होता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पुनः विखंडन हो जाता है और इसके कारण पुनः यह विखंडित हो जाता है, एक जगह नहीं रहता है और इसके कारण दर्द क्या होता है? आराम हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अब है शोषण। शोषण क्या है? तो शोषण के बारे में यहाँ पर है, शिक्षक की उपस्थिति में यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है करने के लिए। तो अपने नाखूनों और मुख को कसकर बंद कीजिए और घड़ी को देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए। कुछ समय बाद आपने महसूस किया क्या आपने महसूस किया होगा? तो क्या महसूस किया? तो आप देखेंगे कि आपका दम जो है घुटने लगता है। आप उस समय को नोट करिए जब तक आप अपनी साँस को रोक कर रख सकें। यहाँ पर देखिए नाक को रोकने का यहाँ पर बताया गया है। बुझो ने नोट किया कि जब कुछ देर तक साँस रोके रखने के बाद उसकी साँसें छोड़ी, तो उसे तेज़ साँस लेनी पड़ी। क्या आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर आपका जो है साँस लेने की जो क्रियाएँ हैं लगातार जो चल रही हैं, वो रुक गई है। अब उसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा ज़रूरत के लिए आप मुँह से साँस ले लेते हैं। ज़्यादा अगर दौड़ रहे हैं, तो आप मुँह से भी साँस ले लेते हैं ताकि ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो जल्द ही प्राप्त हो जाए। वही यहाँ पर भी दिया गया है। अतः आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यहाँ पर अंतःश्वसन और उच्छ्वसन को आप समझ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो उच्छ्वसन और ऑक्सीजन ले रहे हैं तो अंतःश्वसन कहलाएगा। यह सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है जब तक वह जीवित है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है, वह उतनी श्वसन दर कहलाती है। जितना देर वह करेगा 60 सेकंड करेगा तो वह उसका श्वसन दर कहलाएगा। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ-साथ होते रहते हैं। वह श्वास अथवा साँस का अर्थ है, एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए इसके बारे में हम देखेंगे। सामान्यतः क्रियाकलाप में सामान्यतः हमें यह अभ्यास ही नहीं होता कि हम शोषण कर रहे हैं। हालाँकि यदि आप अगर आप कोशिश करें, तो आप शोषण दर की गणना कर सकते हैं। हमें ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर साँस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार साँस अंदर लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतःश्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? अब तेज़ चलने और दौड़ने के बाद आसानी अपनी जो है श्वसन की संख्या मिनट में गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर जो है विश्राम करने के बाद ज्ञात कर सकते हैं और निष्कर्ष यहाँ पर आप बता सकते हैं कि 1 मिनट में आपने जो श्वसन है वो कितना बार लिया है, अंतःश्वसन क्या है और जो है उच्छ्वसन कितना बार किया है। हुआ है आपका। यहाँ पर क्रियाकलाप में ये अनुभव आपको होगा कि किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है जब वह दौड़ता है। तो वह तेज़ी से श्वसन करने लगता है। इसके परिणामस्वरूप जो है हमारी कोशिकाओं
को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है, जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या आपने इसे स्पष्ट हो सकता है कि सारी क्रियाओं जो है के बाद हमें भूख क्यों लगती है? क्योंकि विखंडन जो भोजन का विखंडन दर क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी के कारण जो है हमको भोजन ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पर दिया भी गया है कि श्वसन दर कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार साँस अंदर जो है लेता है और बाहर निकालता है। 15 बार साँस लेता है और 18 बार बाहर निकालता है। अंदर-बाहर औसतन 15 से 18 बार होता है। 15 से 18 बार लेना और निकालना होता है। अधिक व्यायाम करने पर आप देखेंगे श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकता है। ये 25 भी हो सकता है जब आप व्यायाम कर लेते हैं। 1 मिनट में 25 बार जो है साँस लेंगे और छोड़ेंगे। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम ना केवल तेज़ी से साँस लेते हैं, बल्कि हम गहरी साँस भी लेते हैं और इस प्रकार जो है ऑक्सीजन अधिक आप ग्रहण करते हैं। आप अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पर वही दिया गया है कि सामान्य अवस्था में कितना तेज़ी से दौड़े तो कितना व्यायाम अवस्था में कितना श्वसन दर यहाँ पर आप लिखेंगे। यहाँ पर अवस्था जो है 1 मिनट में जैसे यहाँ पर 15 से 20 18 बार बताया गया है कि एक जो समान अवस्था में आप और चलने के बाद देखेंगे तो 20 हो जाएगा, दौड़ने के बाद देखेंगे तो 25 से हो जाएगा, 25 से ऊपर भी हो सकता है और विश्राम अवस्था में फिर से आपको 15 से 18 हो जाएँगे। आगे है पहेली जानना चाहती है कि जब हमें नींद आती है तो या झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं? साँस जो ऊपर हाफ़ी करके लेते हैं वो जम्हाई क्यों लेते हैं? तो इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि जब आप उनींदे होती हैं, जब आपको नींद आती है तो क्या आपकी श्वसन दर कम होती जाती है? क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है? तो क्या है ये भी पर्याप्त ऑक्सीजन आपको मिल पाती है। ये आप नीचे जो है पढ़ेंगे इसके बारे में कि किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों का विचार यहाँ पर करने के लिए कहता है और क्रियाकलाप में जो श्वसन दर है, जो कम है या अधिक है उसके बारे में देखेंगे तो इसके आधार पर हम बताएँगे कि श्वसन दर किसमें सबसे ज़्यादा है और किसमें कम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काम कर रहे हैं तो इसका श्वसन दर क्या है? सामान्य है। यहाँ पर भी सामान्य है, जब ये दौड़ रहा है तो यहाँ पर श्वसन दर ज़्यादा है। यहाँ पर सामान्य श्वसन दर है, यहाँ पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा श्वसन दर होंगे। क्रियाकलाप में आप देखिए हम श्वास कैसे लेते हैं, हम श्वास जो है कैसे लेते हैं। अब साँस लेने की बात है तो हम कैसे साँस लेते हैं। देखिए यहाँ पर है अब हम श्वसन की क्रियाएँ जानेंगे और सामान्यतः हम जो है अपने नाखूनों नासाद्वार के वायु अंदर लेते हैं। किससे लेते हैं? नासाद्वार से नाक जो होता है इससे हम वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नाखूनों को से नासा गुहा में चली जाती है और ये हमारे नाखूनों से क्या होता है? नासा गुहा में चली जाती है और नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़े, फुफ्फुस में चली जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रकार से श्वास हमारी नली में प्रवेश करती है? तो पहला नासागुहा, दूसरा फेफड़ा और यहाँ पर देख सकते हैं नासागुहा से वायु लेता है, श्वास नली से होते हुए कहाँ पर? हमारे फेफड़े में पहुँच जाती है। फेफड़े जो है वक्ष गुहा में स्थित होती है। कहाँ पर है फेफड़े? तो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे हम साँस ले रहे हैं, ये नासाद्वार है। ये नासा गुहा है, ये क्या है? नासा न गुहा है, यहाँ से ये मुख गुहा है, दोनों से साँस लिया जाता है, लेकिन आपको ज़्यादातर कहा जाता है कि नाक से लेंगे, मुँह से साँस नहीं लेंगे, यहाँ से आपको बहुत सारे बीमारियाँ हो सकती हैं जो धूल-कण है ये मुँह से द्वारा जो है चली जाती हैं, लेकिन नाक में देखेंगे तो आपको केश-बाल जो होता है वो छान देता है, वही यहाँ पर आपको बताया गया है। ये है गुहा जिसे आप साँस लेते हैं, ये ग्रसनली है, ये श्वास नली है, क्या है ये? श्वास नली है और श्वास नली से ये कहाँ चला जाता है? तो फेफड़ा में चला जाता है। ये देख सकते हैं ये दोनों पट्टी क्या है? फेफड़ा है और यहाँ पर फेफड़ा से बाद यहाँ पर ये पसली है, ये क्या है ये? पसली है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? पसली है। ये है पसली, ये क्या है? पसली है और डायाफ्राम जो है ये डायाफ्राम ये है डायाफ्राम, ये नीचे की ओर जब आएगा तो ये डायाफ्राम हो जाएगा। आगे है वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियाँ से घिरी होती है, ये पसली से घिरी हुई है और एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम मध्य पट्टी कहलाती है, क्या है? मध्य पट्टी है। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है, ये डायाफ्राम जो है ये वक्ष गुहा को क्या करता है? तो आधार प्रदान करता है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति
सम्मिलित होती है और इसी में जो है पिंजर की गति सम्मिलित भी होती है। अंतर श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। अंतर श्वसन करेंगे तो ऊपर और नीचे बाहर पसलियाँ जो है गति करेगा। और डायफ्राम ऊपर जो है नीचे और ऊपर गति करता है, नीचे की ओर सॉरी यहाँ पर पसलियाँ जो है ऊपर और बाहर की ओर गति करता है और डायफ्राम जो है नीचे की ओर गति ये नीचे की ओर डायफ्राम करता है, नीचे की ओर गति करता है। यह जो है डायफ्राम जो है ये क्या कैसे नीचे की ओर और पसली जो है ऊपर नीचे करता है, ठीक? ऊपर और बाहर। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और यही गति जो है हमारे वक्ष गुहा के आयतन को क्या करता है? बढ़ा देता है और वायु फेफड़ों में आ जाती है और इसके कारण वायु जो है फेफड़ों में आ जाता है। वायु फेफड़े से भर जाते हैं और उच्च वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती है। जब उच्छ्वसन होता है तो पसलियाँ कैसे? तो नीचे और अंदर आ जाता है। जब आप साँस लेते हैं तो क्या होता है? तो ये ऊपर और बाहर जाता है, ऊपर और बाहर और जब आप साँस छोड़ते हैं तो क्या होता है? तो नीचे जाता है और ये अंदर की ओर आता है, अंदर की ओर आता है, ठीक? ये क्रिया होती है, ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक? ये हो गया जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है और डायफ्राम जो है ऊपर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे ये डायफ्राम जो है अपनी स्थिति में आ जाती है। लेकिन जब आप साँस लेते हैं तो उस समय जो है डायफ्राम कहाँ चली जाती है? तो वो नीचे की ओर आ जाती है। जब आप साँस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम जो है अपनी स्थिति में पुनः आ जाती है, पूर्व की स्थिति में आ जाती है। अब आगे है कि इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और इसके कारण जो है वक्ष जब साँस छोड़ देते हैं तो उसके बाद वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है? कम हो जाता है। जब साँस लेते हैं तो आयतन बढ़ जाता है, ठीक? और यह जो है डायफ्राम जो है नीचे की ओर आता है जब साँस लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो वो पूर्व की स्थिति में आ जाता है। ये जो है टॉपिक यहाँ पर से पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब देखिए इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर ढकेल दी जाती है। जो है इस कारण जो है वायु फेफड़ों से बाहर ढकेल दी जाती है। अपने शरीर में इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी साँस लीजिए और अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव करिए। आप क्या पाते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साँस जो है ऊपर की ओर जा रही है तो ऊपर साँस फूलता है तो क्या आपका आयतन इसका बढ़ जाता है और साँस जब जाता है तो आयतन इससे किसका क्या-क्या होता है? तो आयतन घट जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अंतःश्वसन और उच्छ्वसन में दर्शाया गया अंतर है। देखिए वायु जब अंदर गया तो ये पसलियाँ जो है बाहर की ओर आ जाती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। ये करता है नीचे की ओर आ जाता है। जब वही जब साँस चला जाता है तो डायफ्राम की जो स्थिति है वही आ जाता है। ये वायु जो है ऊपर की ओर ढकेल दी जाती है। वायु जो है बाहर की ओर ढकेल दी जाती है तो ये फिर ये जो स्थान है देख सकते हैं इसका क्या है? तो स्थान अंदर की ओर ये गति कर जाती है। मतलब पसलियाँ अंदर की ओर गति करती है। जब साँस लेते हैं तो ये बाहर की ओर गति करती है। ये बेसिक यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया है कि हमारे आसपास की कुछ जो वायु में अनेक प्रकार की अवांछित कण जैसे धूल, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फँस जाते हैं। ये बताया गया है कि रोमकेश जो होता है, बाल जो होता है उसमें रोमा जो होता है उसी में फँस जाता है। यद्यपि कभी-कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं तब ये गुहा को कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जो गुहा में कोमल परत होता है उसको उत्तेजित करता है। इसके परिणाम स्वरूप जो है हमें छींक आती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? हमें छींक आ जाती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं और छींकने से जो कण होता है वो वायु के साथ क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। सावधानियाँ बरतने के लिए कहता है कि आप जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतःश्वसन के समय ग्रहण न कर लिया जाए। आप कोरोना के समय देखे थे कि मास्क का उपयोग क्यों किया जा रहा था? इसीलिए किया जा रहा था ताकि आपके श्वसन जो है आप जो साँस ले रहे हैं वो किसी और के अंतःश्वसन में ना चला जाए। यहाँ पर बताया गया है कि धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुँचाता है और धूम्रपान से क्या होता है? कैंसर संबंधित जो है धूम्रपान कैंसर से भी संबंध है और इससे आपको क्या करना चाहिए? तो बचना चाहिए।
आगे है, यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के आमाप में परिवर्तन होते हैं, बच्चे फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने को सबसे अधिक फुला या फुला सकता है या सकती है। क्यों ना आप भी इस क्रियाकलाप पे आप जानते हैं कि आप अगर फिजिकल कोई भी अगर पुलिस लाइन में आप जाते हैं तो उसमें आपको फिजिकल में लिया जाता है कि आपका पुरुष का वक्ष जो फूल रहा है कि नहीं है। कितना फूला है 82-85 ये नॉर्मल और 87-88 जो है पूरा होता है। अब आगे है क्रियाकलाप 10.4 है, तो 10.4 में हम देखेंगे, एक गहरी साँस लीजिए, किसी मापन फीते से वक्ष का आप माप लीजिए, इस माप को सारणी 10.2 में नोट कीजिए, पुनः विस्तारित होने पर वक्ष का आमाप लीजिए, बताइए कि किस सहपाठी से अधिकतम विस्तार से आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि कितना फूला है यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इसका अंतर क्या है सपाटी का नाम और साँस लेने और छोड़ने में और उसका अंतर आप देख सकते हैं। अगर 50 80 है तो यहाँ पर जो है उच्छ्वसन में जो है अंतःश्वसन में आपको 85 है, तो छोड़ने में जो है 85 है, तो इसमें 80 दोनों में अंतर देखेंगे तो 5 ये इतना अंतर सेंटीमीटर में होगा। देख सकते हैं यहाँ पर वृक्ष का जो है आमाप का मापन यहाँ पर किया जा रहा है। बुझो जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने फेफड़े में कितने वायु भर सकता है। यहाँ देखिए क्रियाकलाप में दिया गया है, प्लास्टिक के चौड़े मुँह वाली एक बोतल लीजिए और अपने इसके पेंदे को काटकर अलग कीजिए। वाई के आकार की काँच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए और बोतल के ढक्कन में ऐसा छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के शाखित सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगा लीजिए और इसके अनुसार बोतल लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सीलबंद कर दीजिए कि वह वायुरुद्ध हो जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबर अथवा प्लास्टिक की एक पतली शीट तानकर किसी रबर बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबर की परत को ढक पर पकड़कर आधार के नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारे को देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर फेफड़ों फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबर की परत को पकड़कर आधार के खींचने के लिए कहता है और गुब्बारों को देखिए। के बाद रबर की परत को ऊपर की ओर ढकेलिए और गुब्बारों को देखिए। आपको गुब्बारा में कोई परिवर्तन आता है तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, परिवर्तन आता है जब ये गैस भरता रबर शीट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर ढकेलता है, यहाँ पर देख सकते हैं गुब्बारा फूला हुआ है और जब छोड़ते हैं तो ये कहता है फट जाता है। प्लास्टिक की ये बोतल है, ठीक? और ये रबर शीट है, जब देख सकते हैं यहाँ पर ढकेलने के लिए कहते हैं, यहाँ पर खींचने के लिए कहते हैं, यहाँ पर ढकेलने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या होता है परिवर्तन, यही आपके फेफड़ों की कहानी है। अब है मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं, रबर की परत किसे प्रदर्शित करती है, ये श्वसन क्रियाओं को समझने में आप समझ सकते हैं। अब देखिए उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, अब जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलता है। कोई पतली स्वच्छ परख नली लीजिए और जिसमें कॉर्क लगा हो, यदि परख नली उपलब्ध ना हो तो आप काँच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। यहाँ पर उससे पहले हम देखिए बेहतर जीवन के लिए श्वास पर नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम मतलब प्राणायाम जो आप व्यायाम करते हैं, इससे हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब देखिए प्रखनली की सहायता से आप उच्छ्वसित वायु को जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि चूने के पानी का प्रभाव क्या होता है। स्ट्रॉ लीजिए, चूने का पानी का प्रभाव यहाँ पर देख सकते हैं। यही यहाँ पर बताया भी है। प्रखनली में थोड़ा-सा ताज़ा बना हुआ चूने का पानी डालिए और प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ मतलब नली को प्रखनली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे-धीरे चूने के पानी में फूँक मारिए। यहाँ पर फूँक मारने के लिए कहता है, क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या आपने अध्याय 6 में पढ़ा था कि इसमें जो है आधार क्या होता है? इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है परिवर्तन आपको बुलबुला पानी में आपको मिल रहा है।
क्या आप जानते हैं कि वायु का अंतःशोषण या उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है? क्या होती है? ये गैसों का मिश्रण है। देख सकते हैं यहाँ पर बताया भी गया है क्या है गैस का मिश्रण। तो फेफड़ा यहाँ पर है, ऑक्सीजन कितना तो 21% और कितना ले रहे हैं तो 21% हम ले रहे हैं और फेफड़े में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। और जब हम उच्छादित करते हैं, जब हम इसको छोड़ते हैं तो फेफड़े से ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं 16.4% और 4.4% जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेते कितना है तो 0.4% 0.04 प्रतिशत जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अंतःस्रावित करते हैं और जब हम छोड़ते हैं तो वही 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कितना ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेते कितना है तो 21% हम ऑक्सीजन लेते हैं। ये अंतर आप याद रखेंगे, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम उच्छ्वसित करते हैं श्वसन को वायु को तो यह ऑक्सीजन के रूप में हम 16.4% छोड़ देते हैं और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन अंतःस्राव श्वसित कौन कितना करते हैं, सांस लेते हैं कितना है तो 21% जो है ऑक्सीजन को फेफड़े में देते हैं और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े को हम देते हैं। ठीक, आगे है यहाँ पे हम क्या उच्छ्वसित करते हैं, क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं। आपने यह भी देखा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। क्या नमी के कारण कारण है जल के जो ये बिंदु कण कहाँ से आते हैं? तो यह जो होता है क्या आता है मुख से जो आता है, यही सब जो ऊपर सारे गैसों का मिश्रण जो है मुख से आता है। आप साँस अगर छोड़ते हैं तो आपको वो दिखता है आईने में या दर्पण पे आप देखेंगे तो वो गैस जमा हो जाती है, वो पानी के रूप में भी आपको बिंदु कण दिखते हैं। अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे होता है तो हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प, मछली जो होते हैं पंछी आदि जंतुओं के वक्ष गुहाओं में मनुष्य की तरह भांति जो है फेफड़े होते हैं। इसके भी फेफड़े होते हैं। किनके हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सांप, पंछी इनके भी क्या होते हैं वक्ष गुहाओं की तरह जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की तरह फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों की फेफड़े जैसे श्वसन अंग होते हैं? इनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए, बुझो जानना चाहता है कि क्या कॉकरोच, तिलचट्टा, घोंघे, मछली, केचुए, चींटी और मच्छर जो है मच्छर में भी फेफड़े होते हैं। देखिए कॉकरोच के बारे में सबसे पहले है कि कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। ये छोटे-छोटे जो है इनके छिद्र पार्श्व भाग में होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस तरह के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। ये छिद्र जो है श्वास रंध्र कहलाता है। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। ये जो है किसमें होते हैं? तो ये होते हैं कॉकरोच में। रंध्र जो है ये देख सकते हैं और यह जो है वायु नलियों का जाल जो बिछा हुआ है इसी को श्वास प्रणाली या वातक होता है ये जो आपको दिख रहा है ये छोटे-छोटे जो श्वास प्रणाली में आपको दिख रहे हैं, ये कौन है? तो ये कॉकरोच के जो है साँस लेने की प्रक्रिया है। ठीक? जो जाल बिछा होता है। आगे है कि समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विकसित होती है, विसरित होती है और शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकलती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, श्वास नाल और श्वास प्रणाल किसमें पाया जाता है? तो ये सिर्फ कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है।
अब आ गया केचुआ। हम केचुआ के बारे में पढ़े थे कि केचुआ अपनी त्वचा से श्वसन लेते हैं। कैसे करते हैं? केचुआ अपनी जो त्वचा से शोषण करते हैं। केचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और रेशमी प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं, जो आर्द्र और रेशमी होते हैं। ये किसका है? तो ये केचुए के बारे में बताया गया है। अब देखिए जल में शोषण। जल में शोषण कौन करता है? तो मछली। तो जल में शोषण करते हैं। क्या हम जल में शोषण कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं और शोषण करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मछली में क्या पाए जाते हैं? मछलियों में कलोम या गिल पाए जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कलोम मछलियों में पाए जाते हैं या गिल पाए जाते हैं। कलोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उसकी सहायता करता है। कलोम क्या करता है? मछलियों में जो ऑक्सीजन जो जल में घुला हुआ है, उसी का उपयोग करने में जो उसकी सहायता करता है। कलोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। कलम क्या होता है? त्वचा से बाहर की ओर होता है, निकला हुआ होता है। यहाँ पर देख सकते हैं बुझो क्या कहता है कि बुझो ने दूरदर्शन कार्यक्रमों में देखा था कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर ऊपर आ जाती है और कभी-कभी ऊपर की ओर आते समय वह पानी की फुहार भी छोड़ती है। वो जो है ऐसा क्यों करती है? तो वो ऊपर की ओर आती है, क्यों? सांस लेने के लिए। कलोम क्या होता है? बाहर होती है। देख सकते हैं क्या है? बाहर में आपको कलोम दिख रहा है। ये क्या है? मछली के श्वसन अंग हैं। जो ऑक्सीजन को क्या करता है इसी में मछली जो जल में ऑक्सीजन पाया जाता है, उसी से यह कलोम के द्वारा ही यह साँस जो है उपयोग करता है, कलोम के द्वारा ही। आगे है आप सोच रहे होंगे कि कलोम किस प्रकार शोषण में सहायता करता है। कलोम में वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करती है। क्या होती है? कलोम में वाहिनियों की संख्या बहुत ही अधिक होती है और जो गैस विनिमय में उसकी सहायता करती है। ठीक? अब देखिए क्या पादप भी श्वसन करते हैं? तो अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कक्षा 6 में कि वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ये वायु जो है वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करता है। अध्याय 1 में हमने पढ़ा भी था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन पहले देखिए इससे पहले जानना चाहते हैं कि भूमिगत होते हुए भी पादप की जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यदि ऐसा है तो वे ऐसा किस प्रकार करती है? उसका भी आंसर यहीं पर दिया गया है कि और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए जो होते हैं पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। पत्तियों में जो सूक्ष्म छिद्र होता है, इसको क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। इसी से वो ऑक्सीजन लेता है। आगे है पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच खाली स्थानों अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। क्या करता है? मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थान जो होते हैं उसमें उपस्थित वायु से ऑक्सीजन वो ले लेता है अवकाशों में। वायु अवकाशों में क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो इसमें श्वसन की प्रक्रिया क्या होगी? धीमी हो सकती है, ये सूख भी जाएगा गाछ। और यहाँ पर इसीलिए कहते हैं उसको धीरे-धीरे पानी आप सिंचित करिए। श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक परिक्रम है, सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता जीवित रहने के लिए ये आवश्यक है। ऊर्जा जो है होती है वो आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको समझाया गया है कि ये मृदा है, मृदा के कण हैं और ये क्या है? मूल कौन है? मूल रोम है और ये वायु का जो है अवकाश है, वायु अवकाश है जहाँ पे आपको मूल मृदा के कण को बीच के जो खाली स्थान है ये वही है और इसी के जो उपस्थिति में वायु ऑक्सीजन लेता है।
ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं। वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, श्वसनदर कोशिकीय श्वसन, डायफ्राम, उच्छ्वसन, क्लोम, फेफड़े, श्वास नली, अंतःश्रवण और श्वास रंध्र और श्वास प्रणाल। यहाँ पर देख सकते हैं आपने क्या सीखा। तो श्वास श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। आगे है कि यदि भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो यह क्या कहलाता है, तो अवायवीय श्वसन कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। जब ये नहीं हो पाता है तो भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव जो है ऑक्सीजन समृद्ध वायु को जीव शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न होते हैं। अंतःश्वसन और निःश्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उच्छ्वसन के साथ ही ये हमारी मूल अवस्था में आ जाते हैं। शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर क्या होता है, बढ़ जाता है। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली जैसे जो जीव हैं उनको श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। केंचुओं में गैसों का विनिमय उसकी आदत त्वचा के माध्यम से होता है और मछलियों में यह कलोम से और कीटों में श्वास प्रणाली से होता है। पहले याद रखेंगे केंचुओं में कैसे, आदत त्वचा के माध्यम से, और मछलियों में कलोम से और कीटों में श्वास प्रणाली के द्वारा होता है। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु के ग्रहण करती है और पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। इस प्रकार ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आपने इसको पढ़ा, एक बार दो बार आप इसको देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ये यहाँ से आपको बन जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, क्या आप जानते हैं हमारे लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, लेकिन जो जीव इसका उपयोग नहीं करते हैं उनके लिए ऑक्सीजन विषाक्त होते हैं। वास्तव में मानव एवं अन्य जीवों के लिए भी लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सीजन में श्वसन करना हानिकारक हो सकता है। शुद्ध जो है ऑक्सीजन में श्वसन करेंगे तो ये हानिकारक भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन को हम बना लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है कि तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, उनके किससे ये प्रवेश करती है, तो श्वास रंध्रों द्वारा तिलचट्टों में प्रवेश वायु करती है। श्वास रंध्रों जो उसके जो रंध्र होते हैं उसके द्वारा ये प्रवेश करती है। आगे ख नंबर है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या है, तो ये है लैक्टिक अम्ल। कौन है, लैक्टिक अम्ल के द्वारा जो है ये हमको ऐंठन होती है टांगों में। अब है, किसी समान वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसतः श्वसन दर कितना होगा, तो यह 15 से 18। 15 से समान है तो 15 से 18, अगर आप दौड़े रहे हैं तो 25 जा सकता है प्रति मिनट। अब है उच्छ्वसन की ये समय पसलियाँ, उच्छ्वसन के समय पसलियाँ क्या होता है, तो ये अपने नीचे की ओर गति करते हैं। ये नीचे की ओर गति करती है, नीचे की उच्छ्वसन के समय जो है नीचे की ओर गति करती है और जब यह श्वसन लेता है तो ऊपर की ओर जाता है। ये याद रखना है आपको। अब देखिए मिलान चिन्ह है, मिलान करना है यहाँ पे। तो इष्ट ईस्ट क्या है, ईस्ट अल्कोहल। ईस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ईस्ट क्या है, तो अल्कोहल। अल्कोहल डायफ्राम मध्यपट, ये क्या है, तो ये बच्छ गुहा। ये क्या है, बच्छ गुहा। त्वचा,
त्वचा का वह केचुआ कहाँ पर है, तो ये केचुआ। और पत्तियाँ, पत्तियाँ क्या है, तो रंध्र से सांस, यहाँ पर रंध्र। मछली, मछली का कलोम, मछली का कलोम। और मेढक, मेढक क्या करता है, तो यहाँ पर याद रखना है मेढक का दोनों प्रकार है, फेफड़े और त्वचा से ये सांस लेता है, फेफड़े और त्वचा से। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपने बनाए, यहाँ पर सत्य और असत्य है, इसको भी देख लेते हैं। अत्यधिक व्यायाम अ, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, तो ये बहुत ही गलत है। क्या है ये? गलत है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में, जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। ये क्या है? ये भी आपको गलत है। आगे है, मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन लेती हैं। ये क्या है? ये सही है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं? नहीं होते हैं, इसमें क्लोम होता है। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ये सही है, अंतः श्वसन होता है तब क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को देखा, बनाया, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा आप बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको कैसा लगा आप बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।